नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न मोर सीरीज पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे हानिकारक और लाभप्रद कीटों के उन क्वेश्चंस के बारे में जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तथा जीआईसी एग्जाम में बने हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम फिर एक बार नई क्लास के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। During culture of silkworm, how many times molting take place? रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम। तो 4 बार निर्मोचन यानी मोल्टिंग की प्रोसेस होती है। रेशम कीट के संवर्धन के दौरान 4 बार निर्मोचन होता है। निर्मोचन यानी मोल्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीटों ने भोजन ग्रहण कर लिया है, आगमनशील हो जाते हैं और तेजी से विकास को समायोजित करने के लिए अपनी त्वचा को छोड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। रेशम कीट के जीवन चक्र के दौरान रेशम कीट लार्वा या कैटरपिलर चरण होता है। प्यूपा में जाने से पहले ये 4 निर्मोचनों से गुजरता है। हर बार जब ये विकृत होता है तो ये पुरानी त्वचा को छोड़ देता है और परिपक्व हो जाती है। मोल्ड के बीच की अवधि को रेशम कीट इंस्टार कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें एग होता है। सबसे पहले क्या होता है? एग होता है, अंडा होता है। तो अंडा में जब हैचिंग होती है तो ये कम से कम 10-11 दिन बाद क्या होती है? हैचिंग होती है। तो उससे एक क्या निकलता है? फर्स्ट इंस्टार यानी फर्स्ट मोल्टिंग से एक लार्वा निकलता है और ये लार्वा 3-4 दिन का होता है। जब सेकेंड इंस्टार होती है तो ये भी 2 या 3 दिन बाद ही होती है और ये सेकेंड मोल्टिंग करता है। सेकेंड मोल्टिंग के बाद थर्ड इंस्टार में जाता है, तब ये थर्ड मोल्टिंग होती है। फिर चौथे इंस्टार में जाता है तो ये चौथी मोल्टिंग करता है। इसी प्रकार जब 5वें स्टार में जाता है तब ये मैच्योरेशन स्टेज में आ जाता है। मैच्योरेशन स्टेज में आ जाता है। तो मोल्टिंग की प्रोसेस कितनी बार हुई? वो केवल 4 बार ही हुई। उसके बाद में क्या है? इनमें स्पाइनिंग करने की प्रोसेस होने लगती है, यानी ये क्या स्पाइनिंग करते हैं जिससे रेशम का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में ये अपनी पॉपुलेशन को उसी में बढ़ाएंगे और उसके बाद में ये उसी कोकून को काट कर बाहर निकल आएंगे। तो ये इस टाइप का निकल आता है। और इमरजेंस ये 2-13 डेज की बात हो रही है। तो ये एक देना फिर से शुरू कर देता है और एक देता है तो उसके बाद में फिर से इस एक से फिर से वही साइकिल चलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक इंसेक्ट फीड ऑन विच ऑफ द होस्ट प्लांट? तो आहार के लिए लाख कीट किस पोषक पौधे पर निर्भर रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये भी इसके ऊपर भी पाया जाता है। और जिजीफस जुजुबा इसमें भी पाया जाता है। और कैजानस कैजन इसमें भी पाया जाता है। वे पौधे जिन पर लाख कीट रसीली टहनियों के फ्लोएम रस चूसकर पनपते हैं लाख पोषण पौधे कहलाते हैं। बेर एक सामान्य लाख पोषण पौधा है। लाख कीट परजीवी के रूप में रहते हैं और इन पेड़ों और झाड़ियों के रस का भोजन करते हैं। लेसिफर लक्का
व्यावसायिक रूप से सुसंस्कृत लाख कीट है। ये मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में बेर, जिसे जिजीफस जुजुबा कहते हैं, पलास, जिसे व्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, अरहर, जिसे कैजेनस कजान कहते हैं, जैसे पोषक पौधों पर उगाया जाता है, और लाख के कीट इन्हीं पोषक पौधों पर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बॉर्न टॉक्सिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार बाहित जीव विष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोटुलिनम टॉक्सिन। तो बोटुलिनम टॉक्सिन एक खाद्य जनित बोटुलिज्म उन खाद्य पदार्थों को खाने से होता है जो बोटुलिनम विष से दूषित हो जाते हैं। खाद्य जनित बोटुलिज्म के सामान्य स्रोत घर में बने खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें अनुचित तरीके से डिब्बाबंद, संरक्षित या किण्वित किया जाता है। हालांकि इस असामान्य स्टोर से खरीदे गए खाद्य पदार्थ भी बोटुलिनम विष से दूषित हो सकते हैं, जैसे कि शहद, अनाज का सीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बेक्स मोराई लास्ट्स फॉर। तो बॉम्बेक्स मोराई की डिंबक का ब्लैंक दिन का जीवन काल होता है। तो कितने दिन का जीवन काल होता है, इसका आंसर हो जाएगा 42 डेज। तो 42 दिन का जीवन काल होता है। बॉम्बेक्स मोराई, जिसे घरेलू रेशम कीट कहते हैं, कीट परिवार बॉम्बेक्सिडी का एक सदस्य है। बॉम्बेक्स मोराई के डिंबक का जीवन काल 6 से 7 सप्ताह, लगभग 42 से 48 दिनों तक का होता है। यहाँ पर ये मैच्योर कैटरपिलर की साइकिल को दिखाया गया है कि किस प्रकार ये क्या करता है, क्या नहीं करता है। क्या करता है, थोरेसिस ट्रू लेग्स की, जो थोरेसिस में पाई जाने वाली लेग्स होती हैं वो ट्रू होती हैं। इसमें एक हेड पाया जाता है और इसमें प्रत्येक खंड में स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। पीछे की तरफ डोर्सल हॉर्न होता है। जब एक ककून का फॉर्मेशन करता है, ककून कट ओपन, और उसके बाद में ककून को काट कर वापस बाहर आ जाता है, तो क्रिस्टलाइज होता है एडल्ट मेल में इस टाइप से दिखने लगता है। और ये एडल्ट मेल है और ये एडल्ट फीमेल है। फिर से ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करने के बाद ये मलबेरी की लीफ पर, या एग ऑन मलबेरी लीव्स, तो मलबेरी की लीफ पर अंडे दे देते हैं और यही अंडे फिर से कैटरपिलर बनाएंगे। फिर से वही प्रोसेस चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरेला इज ए पेस्ट ऑफ। तो पायरेला किसका कीट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुगर केन। तो पायरेला किसका है, शुगर केन का। पायरेला गन्ने का कीट है, जिसे लीफ हॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे लीफ हॉपर कहते हैं। ये एक प्रकार का पंख वाला कीट है जो पौधों के पत्तियों के रस चूसता है। ये कृषि के लिए हानिकारक कीट है, खासकर गन्ने की खेती को भारी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, इसके एग होते हैं, एक से निम्फ निकलता है और निम्फ इस टाइप का होता है। सेवरल स्टेजेज ऑफ निम्पल इंस्टार। तो निम्पल इंस्टार की कुछ स्टेजेज फॉलो करता है, उसके बाद में ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार दिखता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ शुगरकेन पेस्ट यानी पायरेला परपोसिला इसका पूरा नाम है, साइंटिफिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप पेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल कीट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरेला। नेक्स्ट है, एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस सिली इज। तो निम्न में से कौन सा कीट सैलेक उत्पन्न करता है। ये सैलेक है।
क्या है, ये सैलेक है। तो कौन सा जो सैलेक होता है कौन उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लेसिफर लैका। लेसिफर लैका सैलेक को उत्पन्न करता है। लेसिफर लैका कीट सैलेक उत्पन्न करता है। ये कॉक्सिडी कुल का कीट है। ये उसी गण के अंतर्गत आता है जिस गण का कीट खटमल है। सैलेक वाणिज्यिक रोल एम्बर फ्लैक्स के रूप में भी विपणन किया जाता है, जो लेसिफर लक्का कीट द्वारा स्थापित एक राल है। ये कीट विशेष रूप से भारत और थाईलैंड के कुछ पेड़ों पर परजीवी है। सैलेक का उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी के मुहर और फर्नीचर के रूप में किया जाता है। इसके औद्योगिक उपयोग में फर्श, पॉलिश, स्याही, पीसने वाले पहिए, विद्युत इंसुलेटर और चमड़े की ड्रॉसिंग शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट विच टेक इट्स फूड आफ्टर क्वालिफाइंग, तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है। ये लिक्विफाई है, ये लिक्विफाइंग मतलब तरल के रूप में लेता है। तो तरल के रूप में कौन लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। मक्खी अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करती है। मक्खियाँ आमतौर पर तरल भोजन खाती हैं, लेकिन वे अपने लार से ठोस भोजन को द्रवित करने में भी सक्षम होती हैं। इनके मुख पत्र नरम स्पॉन्जी संरचनाओं से बने होते हैं, जिन्हें लेवला और सूंड कहा जाता है। लेवला सीधे से सूंड में तरल पदार्थ को डालता है, जो तब तरल को चूसता है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को ऑसिलर प्लेट विद ओसली, ओसिलर प्लेट है, इसको पूरी ओसिलर प्लेट कहते हैं, और इसके ऊपर ओसली लगी हुई होती हैं। वहीं इसके दोनों तरफ कंपाउंड आई पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, इसके दोनों तरफ कंपाउंड आई पाई जाती हैं। क्या हो जाता है, ये क्या है, कंपाउंड आई है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो ये एंटीना है। क्या है, ये एंटीना है। उसके बाद में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो रोस्ट्रम है। मैक्सिलरी पल्प, ये क्या है, मैक्सिलरी पल्प पाए जाते हैं। ये यहाँ पर है क्लाइपियस, और ये होता है ऑस्टेलम। यहाँ पर हम देखेंगे स्यूडोट्रेकिया, ये क्या है, स्यूडोट्रेकिया। और प्रियोलर अपर्चर, यहाँ पर प्रियोलर अपर्चर होता है, वहीं नीचे की तरफ होता है लेबलम। तो माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई, स्पॉन्जिंग टाइप। अगला क्वेश्चन है सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्कवर्म लार्वा इज मॉडिफिकेशन ऑफ, तो रेशम कीट के डिंबक में रेशम ग्रंथि रूपांतरित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवियल ग्लैंड। रेशम कीट के लार्वा में रेशम कीट के लार्वा की रेशम ग्रंथि लेवियर ग्रंथि का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन है। सहतूत रेशम कीट बॉम्बेक्स मोराई में लेवियल रेशम ग्रंथियों के अलावा मैंडिबुलर भाग से उत्पन्न होने वाली लार ग्रंथियों की जोड़ी होती है, जिन्हें आमतौर पर संशोधित लार ग्रंथियां माना जाता है। रेशम ग्रंथियां आहार नाल के उदर में स्थित होती हैं। रेशम ग्रंथियां आकार में ट्यूबुलर होती हैं और अलग अलग व्यास वाले क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो ये स्पिनरेट होता है, जिसके द्वारा रेशम कीट का फॉर्मेशन होता है। यह है फिलिपिस ग्लैंड, एंटीरियर सिल्क ग्लैंड, मिडिल सिल्क ग्लैंड, ये मिडिल सिल्क ग्लैंड है, और यह पोस्टेरियर सिल्क ग्लैंड। तो इतने पोर्शन पाए जाते हैं। जब इसको काट कर देखा जाता है तो इसको बड़ा करके तो इस टाइप से दिखती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज ऑफ हनी बीज इज। तो मधुमक्खियों में अमेरिकन फाउल ब्रूड रोग का रोग कारक होता है। इसका आंसर हो जाएगा पेनी वैसिलस। तो पेनी वैसिलस इसका सही आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियों के अमेरिकन फाउल ब्रूड AFB रोग का प्रेरक पेनी वैसिलस लार्वा है। पेनी वैसिलस लार्वा है। ये पूर्व कोशित यानी प्री प्यूपल या कोशित यानी प्यूपल अवस्था में मर जाते हैं। ये तनाव संबंधी बीमारी नहीं है और मधुमक्खी पालन गृह में ये सबसे प्रतिरक्षित से कमजोर कॉलोनी को संक्रमित कर सकती है। मधुमक्खी के लार्वा में रोग तब शुरू होता है जब वे अपने भोजन के साथ AFB बीजाणुओं को निगल लेते हैं। पेनी वैसिलस लार्वा एक रॉड के आकार का जीवाणु होता है जो केवल उच्च शक्ति माइक्रोस्कोप के तहत दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म यूज इन सेरिकल्चर। तो रेशम उत्पादन में प्राणी का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बिक्स मोराई। रेशम उत्पादन में प्रयुक्त जीव बॉम्बिक्स मोराई है। रेशम उत्पादन या रेशम निर्माण रेशम के कीटों की खेती होती है। घरेलू रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई के कैटरपिलर रेशम कीट पालन में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली रेशम कीट प्रजाति है। बॉम्बिक्स मोराई एक पालतू रेशम कीट है जो मोरेसी परिवार से संबंधित शहतूत के पत्तों को खाती है। कीड़े लंबे निरंतर रेशमी तंतु का उत्पादन करते हैं जो सफेद और हल्के पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टसर सिल्क इज जनरेटेड बाय द सिल्कवर्म। तो निम्नलिखित में से कौन टसर रेशम का कीड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा एंथीरिया मेलाइटा। एंथीरिया मेलाइटा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टसर रेशम रेशम की एंथीरिया मेलाइटा प्रजाति द्वारा उत्पन्न होता है। टसर रेशम को इसके संस्कृत नाम कोसा रेशम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से भारत के झारखंड राज्य में उत्पादित होता है और इसकी समृद्ध बनावट और प्राकृतिक गहरे सोने रंग के लिए मूल्यवान है। एंथीरिया मेलाइटा भारत भर में वितरित एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जंगली रेशम मौत प्रजाति है। इन प्रजातियों के कीट ज़्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। वे उन पेड़ों को खा जाते हैं जिन पर वे रहते हैं। ये चीन, भारत, श्रीलंका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फगारा सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कोकून ऑफ। फगारा रेशम किसके कोकून से उत्पन्न होता है? इसका आंसर है अटैकस एटलस। अटैकस एटलस के द्वारा फगारा सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। अटैकस एटलस के कोकून से फगारा रेशम उत्पन्न होता है। कोकून लगभग 6 सेंटीमीटर लंबे और हल्के भूरे रंग के होते हैं। एटलस मॉस के रूप में जाना जाने वाला अटैकस एटलस इस ग्रह पर सबसे बड़ी कीट प्रजातियों में से एक है। ये मॉथ सूडान और चीन जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कैटरपिलर ज़्यादातर एवोकैडो, आम, कपूर, अमरूद और अन्य वर्षावन पेड़ों पर भोजन करते हैं। फगारा रेशम का उपयोग शर्ट, स्कार्फ, टाई और पर्स बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, टसर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो टसर रेशम प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा एंथीरिया पैफिया।
टसर सिल्क एंथीरिया पेपिया से प्राप्त किया जाता है। ये रेशम कीट की जाति है जो चीन, भारत, श्रीलंका आदि देशों में पाई जाती है। इसके कैटरपिलर लार्वा अंजीर, ओक, साल व बेर की पत्तियों का सेवन करते हैं। इसके ककोन पीले, भूरे या लाल रंग के होते हैं, जिनसे भूरे रंग का रेशम प्राप्त होता है। नोट दिया है तो नोट में देख लेते हैं। चीनी रेशम कीट या मलबेरी सिल्क बॉम्ब बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मूंगा रेशम कीट एंथीरिया असामा और एंथीरिया एसामेनेंसिस से के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टसर सिल्क बाम। तो निम्नलिखित में से कौन सा टसर सिल्क बाम होता है? इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बिक्स मोराई। एंथीरिया मलाइटा टसर रेशम व एंथीरिया फैसिया। यहाँ पर गलत मैंने बोल दिया, ये बॉम्बिक्स मोराई नहीं होगा। बॉम्बिक्स मोराई तो सामान्य रेशम कीट है। ये है एंथीरिया मलाइटा। एंथीरिया मलाइटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथीरिया मलाइटा टसर रेशम। एंथीरिया मलाइटा को ये क्या है? एंथीरिया मलाइटा के द्वारा टसर रेशम का उत्पादन किया जाता है और एंथीरिया पैफिया के द्वारा भी किया जाता है। अटैकस एटलस ये फगारा रेशम प्राप्त करते हैं इससे। एंथीरिया आसामेंसिस ये मूंगा रेशम प्राप्त करते हैं। बॉम्बिक्स मोराई से मलबेरी रेशम कीट होता है और अटैकस रिसनी ये एरी रेशम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैक इज सेक्रेटेड वाई। लैक इज सेक्रेटेड वाई। तो लाख किसके द्वारा स्थापित होता है? इसका आंसर हो जाएगा टेकार्डिया। टेकार्डिया के द्वारा स्थापित होता है। लाख टकार्डिया लक्का यानी लैसिफर लक्का द्वारा स्त्रावित होता है। टकार्डिया व्यावसायिक रूप से सुसंस्कृत लाख कीट है जिसे भारत और बांग्लादेश में उगाया जाता है। लाख कीट हेमिप्टेरा गण के लैसिफर परिवार से संबंधित है, जो लाख को अपने शरीर में सुरक्षा के लिए साबित करता है। लाख कीट से लाल रंग का राल युक्त स्राव होता है। लाख का स्राव विशेष त्वचीय ग्रंथियों द्वारा होता है। ये स्राव हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कंपाउंड फिश कल्चर द सरफेस फीडर फिश एज। तो मिश्रित मत्स्य पालन में सतह पर भोजन करने वाली मछली है। इसका आंसर हो जाएगा कटला कटला। जो कटला कटला होती है सरफेस पर पाई जाती है। मिश्रित मछली पालन में सतही भोजन करने वाली मछली कतला कतला है। सतह फीडर मछलियाँ वे मछलियाँ हैं जिनकी रीढ़ यानी पीठ सीधी होती है, जो उनके उल्टे मुंह एवं सुप्रा टर्मिनल मुंहों को आसानी से सतह तक पहुंचने में मदद करती हैं और शिकार को बताए बिना भोजन को पूरी तरह से पकड़ लेती हैं। कतला मछली फाइटोप्लैंक्टन खाती है और इसे पेलाजिक मछली भी कहा जाता है क्योंकि ये जल निकायों में पेलाजिक क्षेत्र में रहती है, तैरने वाले क्षेत्र में रहती है। इसका आंसर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेडिकल यूज ऑफ बी वेनम इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो मधुमक्खी के जहर का औषधीय उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सम फॉर्म ऑफ एंथ्राइटिस। कुछ प्रकार के
संधिवातों के उपचार में किया जाता है। मधुमक्खी के जहर का औषधीय उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। मधुमक्खी का जहर हर रंगीन अम्लीय तरल होता है जो मधुमक्खियों द्वारा अपने डंक के माध्यम से लक्ष्य में उत्सर्जित किया जाता है। मधुमक्खी के जहर में कई मूल्यवान औषधीय पदार्थ शामिल हैं जो अमीनो अम्ल, एंजाइम, शर्करा उत्तेजक और विरोधी उत्तेजक यौगिक हैं। गठिया के लिए मधुमक्खी का जहर दर्द को शांत करने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है, इसलिए ये विष चिकित्सा या स्टिंग थेरेपी के रूप में बहुत लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, बी वेनम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थराइटिस यानी गठिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रू, तो लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। इसका आंसर है क्राइसॉप्स प्रजाति। लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक क्राइसॉप्स प्रजाति की मक्खी होती है। एनाफिलीज प्रजाति मलेरिया रोग की वाहक होती है। फाइलेरिया यानी फीलपांव क्यूलेक्स प्रजाति द्वारा संचरित होता है। घरेलू मक्खी द्वारा संचरित रोग टाइफाइड व कॉलरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो फ्लैजेलेट फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट आर, तो दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कसावी होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी सिम्बायोंट। दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कसावी यानी जू फ्लैजेलेट सहजीवी यानी सिम्बायोंट होते हैं जो परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं। सहजीवन दो या अधिक विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच घनिष्ठ संबंध है। कभी कभी सहजीवन अथवा एक सहजीवी संबंध दोनों प्रजातियों को लाभान्वित करते हैं, तो कभी एक प्रजाति दूसरे की कीमत पर लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट, तो निम्नलिखित में कौन कीटों के कायांतरण में सम्मिलित होता है। इसका आंसर है बोथ जुवेनाइल हार्मोन एंड एग्डाइसोन। कीटों में किशोर हार्मोन यानी जुवेनाइल हार्मोन का स्रावण कार्पोरा एलाइटा नामक ग्रंथि से होता है। ये हार्मोन निम्फ को वयस्क कीट में बदलने से रोकता है। एक्टाइसोन हार्मोन का स्रावण प्रोथोरेसिक ग्रंथि से होता है जो कि कीटों में निर्मोचन यानी एग्डाइसिस को प्रेरित करती है तथा निम्फ को वयस्क कीट में रूपांतरित करती है। इस प्रकार दोनों हार्मोन कायांतरण से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन काज बर्ड फ्लू, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H5N1। H5N1 द्वारा फैलता है। बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू, जीनस ए फ्लू या एवियन फ्लू भी कहते हैं। आर्थ्रोमिक्सोविरिडी कुल के इन्फ्लुएंजा वायरस ए जीनस के विषाणुओं से होता है। ये विषाणु सेंट्रल विषाणु कोर से हीमोग्लूटिनिन तथा न्यूरामिनिडेस प्रोटीन पर आधारित विभिन्न उप प्रकारों के वर्गीकरण कुल 16H
9n उप प्रकार हैं। इस प्रकार H और N के 144 भिन्न भिन्न संयोजन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए H1N1, H2N2, H5N1। इन संयोजनों में H5N1 के कारण बर्ड फ्लू होता है। अगला क्वेश्चन है, डुप्लीकेशन ऑफ विच रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज वार आई करेक्टर इन ड्रोसोफिला। तो किस खंड के द्विगुण के कारण ड्रोसोफिला में बार नेत्र लक्षण प्रकट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16A ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स गुणसूत्र का खंड 16A के द्विगुण के कारण ड्रोसोफिला में बार नेत्र लक्षण प्रकट होता है। बार नेत्र एक ऐसा लक्षण है जो सामान्य आँख की तुलना में आँखें संकरी होती हैं, जिसका जिम्मेदार एक्स गुणसूत्र का खंड 16A का दोहराव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ स्पान ऑफ मे फ्लाई एज। तो मे फ्लाई की जीवन अवधि है, इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 डे, केवल एक दिन होता है। मे फ्लाई एक जलीय कीट है जो कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा और गण यानी ऑर्डर इफेमेरोप्टेरा के अंतर्गत आता है। मे फ्लाई के लार्वा चरण के बाद मादा मक्खी आमतौर पर 5 मिनट से भी कम समय तक जीवित रहती है, जबकि नर 2 दिन तक जीवित रह सकते हैं। प्रश्न के अनुसार इनकी जीवन अवधि 1 दिन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बेक्स मोराई फीड ऑन लीव्स ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलबेरी यानी शहतूत के लीफ पर। बॉम्बेक्स मोराई शहतूत के पौधों की पत्तियों को खाता है। रेशम कीट के रेशम के वाणिज्यिक उत्पादन का रेशम उत्पादन के रूप में किया जाता है। बॉम्बेक्स मोराई एक मोनोफैगस कीट है जो केवल शहतूत के पत्तों पर ही फीड करता है। अगला क्वेश्चन है, लैक एज यानी लाख है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेजिन। एक प्रकार का ये रेजिन होता है। लाख रेजिन का एक उदाहरण है, ये जल रेजिन रंजक मोम का मिश्रण होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। CHO का मिश्रण है। प्रोटीन जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। रेशम प्रोटीन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन। तो पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनी बी। मधुमक्खी में अनिषेचित अंडे आमतौर पर पार्थेनोजेनेसिस द्वारा अगुणित नर में विकसित होते हैं। नरों के उत्पादन के लिए रानियों द्वारा अनिषेचित अंडे का उत्पादन किया जाता है। अगुणित पार्थेनोजेनेसिस जिसमें गुणसूत्री की संख्या आधी होती है। मधुमक्खियों में प्रजनन रानी मक्खी के द्वारा होता है, लेकिन श्रमिक मधुमक्खियां संभोग करने में असमर्थ होती हैं। अगुणित यानी हैप्लॉइड मधुमक्खी के लिंग गुणसूत्र XO होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये द्विगुणित मादा है यानी डिप्लॉयड फीमेल है, और अगुणित नर है यानी हैप्लॉइड मेल है। तो क्या आता है, इससे आता है एग, इससे आता है स्पर्म। एग और स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइज एग बन जाता है, जो क्या है एक डिप्लॉयड होता है
यानी डिप्लॉयड फीमेल का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं यदि ये गाय और ये अनफर्टिलाइज रहे यानी इसको कोई फर्टिलाइज ना करे तो ये हैप्लॉयड मेल बनेगा। डिप्लॉयड फीमेल होती है और हैप्लॉयड मेल होता है। अगला क्वेश्चन है, इन ए हनी बी कॉलोनी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द। तो मधुमक्खी कॉलोनी में ड्रोन की उत्पत्ति होती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनफर्टिलाइज एग यानी अनिषेचित अंडे से। मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य रानी, ड्रोन और श्रमिक मधुमक्खियां पाए जाते हैं। रानी मक्खी अंडे 2 प्रकार के होते हैं। रानी मक्खी के अंडे 2 प्रकार के होते हैं, निषेचित द्विगुणित अंडे यानी फर्टिलाइज डिप्लॉयड एग। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। इनके भ्रूणीय परिवर्धन से संयुक्त सनपुंसक रानी मक्खियां या नपुंसक श्रमिक मक्खियां बनती हैं। संभवतः रानी मक्खी के शरीर में स्रावित पदार्थ अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के प्रभाव से श्रमिक मक्खियां नपुंसक हो जाते हैं। अनिषेचित एक गुण अंडे यानी अनफर्टिलाइज हैप्लॉयड एग, इनमें गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। इनके भ्रूणीय परिवर्धन से नर मक्खियां अर्थात ड्रोन्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्ट ऑफ पैडी। तो निम्नलिखित में से धान का पीड़क कौन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टोकोरिजा या लैक्टोकोरिजा कहो या लैक्टोकोराइजा कहो। लेप्टोकोराइजा धान का कीट है। इसे चावल ईयर बग के नाम से जाना जाता है। ये एलाइडीडी कुल का एक कीट है। लैक्टोकोराइजा को गंधी बग के नाम से भी जाना जाता है। ये हरे पीले रंग के कीट होते हैं जिनकी टांगें लंबी होती हैं और इनमें विशिष्ट बगी गंध होती है। ये नवगठित चावल के दोनों से दूध चूसते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन वर्कर हनीबी वैक्स ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन। तो श्रमिक मधुमक्खियों में मोम ग्रंथियां स्थित होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा एब्डोमिनल स्टर्नाइट। श्रमिक मक्खियों की मोम ग्रंथियां परिसर में 3 कोशिका एपिथीलिया एक्टिनोसाइट होते हैं। मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां क्षेत्रीय एब्डोमिनल स्टर्नाइट के अंतिम 4 दृश्य खंड के उदर सतह पर स्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम एंथेरिया असामा इज ऑब्टेन्ड। एंथेरिया असामा से प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा मूंगा सिल्क। एंथेरिया असामा से मूंगा रेशम प्राप्त होता है। ये पूर्वोत्तर भारत मुख्यतः असम में पाया जाता है जहाँ 90% इसका उत्पादन होता है। ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी एक जंगली और अर्धपालतू प्रजाति है। कोकून एम्बर या सफ़ेद होते हैं और कैटरपिलर माचिलस दालचीनी आदि को खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूंगा सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथेरिया असामा। अगला क्वेश्चन है,
पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इंक्लूड। रेशम कीट के पोस्ट कोकून प्रसंस्करण में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिफलिंग। रेशम कीट के पोस्ट कोकून प्रसंस्करण में स्टिफलिंग शामिल है। स्टिफलिंग और ड्राइंग की प्रक्रिया में कोकून और कच्चे रेशम के गुण बरकरार रहते हैं। वाणिज्यिक रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को गर्म पानी से उपचारित किया जाता है या अंदर के प्यूपा को मारने के लिए गर्म ओवन में रखा जाता है। अगर उन्हें हैच करने की अनुमति दी जाती है तो वे उभरे हुए रेशम के धागों को काट देंगे। कोकून को मारने की इस प्रक्रिया को उद्योग में स्टिफलिंग यानी कड़ापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई डज बटरफ्लाई विजिट फ्रेगनेंट रेड रोजेज। तो तितली सुगंधित लाल गुलाबों के पास क्यों जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू स्मेल एंड कलर ऑफ फ्लावर। फूल की गंध और रंग के कारण सुगंधित लाल गुलाबों के पास तितली जाती है। कई पौधे अपनी सुगंध और रंगों के कारण परागण कणों को आकर्षित करते हैं ताकि पौधों में प्रजनन प्राकृतिक तरीके से हो। मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करने में सुगंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी कैन नॉट बी कल्चर्ड डोमेस्टिकली। तो निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति को घरेलू स्तर पर संवर्धित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर हो जाएगा एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा यानी रॉक मधुमक्खी की प्रजाति को घरेलू स्तर पर संवर्धित नहीं किया जा सकता। एपिस डोरसेटा मधुमक्खी की सबसे बड़ी प्रजाति है जो उत्तरी एशिया तथा नेपाल में पाई जाती है। ये मधुमक्खियाँ घोंसले का निर्माण करती हैं जो ऊंचे स्थानों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है लैसीफेरलेका बिलोंग टू द क्लास। तो लैसीफेरलेका किस वर्ग का होता है? इसका आंसर है हेक्सापोडा। लैसीफेरलेका हेक्सापोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें इनका जगत हो जाएगा एनिमिलिया, संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, वर्ग आएगा हेक्सोपोडा, गण आएगा हेमिप्टेरा, कुल आएगा लेक्सीफेरिडी। और वहीं इसकी जाति आएगी लैसीफर, प्रजाति आएगी लैका। अगला क्वेश्चन है द फास्टर द वैंगल डांस वाई ए वर्कर हनी बी। तो एक श्रमिक मधुमक्खी द्वारा वैगल नृत्य जितनी तेज गति से होता है? इसका आंसर हो जाएगा फार्दर अवे इज द फूड यानी भोजन दूर है। मधुमक्खी यानी हनी बी में दो प्रकार के नृत्य यानी डांस देखे गए हैं। ये उनकी भाषा है जिसके माध्यम से ये संदेश पहुंचाती हैं। ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। यदि स्रोत नज़दीक है तो ये गोलाकार नृत्य यानी राउंड डांस प्रदर्शित करती हैं, तथा यदि ये दूर लगभग 100 मीटर या अधिक पर है तो ये बैंगल नृत्य या द्रुम अभिदोलन नृत्य प्रदर्शित करती हैं। मधुमक्खियों में इस प्रकार के नृत्य की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल वान फ्रिश ने की थी। किसने? कार्ल वान फ्रिश ने की थी। यहाँ पर ये राउंड डांस की स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये बैंगल डांस को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है वाइसिनोसिस ए डिजीज इज कॉल्ड बाई। तो वाइसिनोसिस एक रोग जिसके कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा कॉटन फाइबर्स। वाइसिनोसिस कपड़ा उद्योग के श्रमिकों में सबसे सामान्य है। एक कच्चे सन
भांग, कपास, धूल और इसी तरह की सामग्री के संपर्क में सांस लेने के कारण होता है। धूम्रपान से वाइसिनोसिस विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनाफ्लीज मॉस्किटोज आर आल्सो ए वेक्टर ऑफ। तो मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर और किसका वाहक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर फाइलेरिया रोग का भी वाहक होता है। एनाफ्लीज मच्छर को मलेरिया मच्छर या मलेरिया मच्छर प्रजाति के रूप में सार्वभौमिक रूप से जाना जाता है, क्योंकि यह मलेरिया का प्राथमिक वाहक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन वी कीपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो भारत में मधुमक्खी पालन उद्योग में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एपिस इंडिका। एपिस इंडिका सामान्यतः भारत के जंगलों और समतल क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दीमक की भांति एक सामाजिक, सोशल और बहुरूपी यानी पॉलीमॉर्फिक कीट होते हैं और हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती है। मधुमक्खी की कॉलोनी बहुत ही सुव्यवस्थित बस्ती होती है। इसके हजारों सदस्य एक ही परिवार में होते हैं। बहुरूपी सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। केवल एक बड़ी सी रानी मक्खी यानी एक क्वीन होती है और लगभग 100 नर मक्खियाँ या ड्रोन्स उन्हें कहते हैं, ये भी पाई जाती हैं। और हजारों की संख्या में लगभग कितनी 60,000 तक श्रमिक मक्खियाँ होती हैं यानी वर्कर होती हैं। अगला क्वेश्चन है। वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर। तो मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्टेराइल फीमेल्स। तो ये स्टेराइल यानी बंध्य मादा होती हैं। मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ड्रोन होते हैं, जनन योग्य नर यानी फर्टाइल मेल, उन्हें ड्रोन कहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 होती है। और रानी मक्खी यानी जनन योग्य मादा, जिनकी संख्या 1 होती है। और श्रमिक वर्कर्स यानी बंद मादा, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है, लगभग 60,000। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, तो चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। एपिस डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा हाइमेनोप्टेरन कीट। एग्रोटिक इप्सिलॉन जो होता है वो लेपिडोप्टेरन कीट से संबंधित है। एल्यूरोलोबस बारोडेंसिस जो है हेमीप्टेरन कीट से संबंधित है। वहीं एनाफ्लीज स्टेफेंसी जो है डायप्टेरन कीट से संबंधित है। यहाँ पर भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची का सही मिलान इस प्रकार है। लिबुलोज जो है वो सही से संबंधित है। रेजिन ये लाख से संबंधित है। ल्यूसीफेरिन ये जुगनू की चमक से संबंधित है। और फाइब्रोइन जो है वो रेशम से संबंधित है। फिर से यहाँ पर एक लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं इसको भी। डिसडर्कस कोएनिगी ये है रेड कॉटन स्टेनर से संबंधित है। लैक्टोकोराइजा वेरिकोर्निस ये गंदी बग है। और बगराडा फिक्टेंस ये पैंडेड बग है। और टकार्डिया लैका जो है स्केल किट से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है। कैंथारिडिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
तो कैंथरडीन प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर है बीटल्स। कोलियोप्टेरा यानी स्पेनिश फ्लाई बीटल की एक प्रजाति है। इसके खून से कैथेरिडीन नामक दवा तैयार की जाती है। कैथेरिडीन एक जहरीला पदार्थ है। इसका उपयोग कामोद्दीपक, एक गर्भवती और पशु चिकित्सा के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोफैलेक्सिस सोन बाय टर्माइट इज। तो दीमक द्वारा दिखाया गया ट्रोफैलेक्सिस होता है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सेक्रीशन अमंग इंडिविजुअल्स, यानी जीवों के बीच खाद्य स्राव का पारस्परिक आदान प्रदान। ट्रोफैलेक्सिस जीव के बीच खाद्य स्राव का पारस्परिक आदान प्रदान है। आदान प्रदान किए गए भोजन में लार का स्राव या पेट में जमा हुई सामग्री हो सकती है। वयस्क द्वारा भोजन दिए जाने के बदले कई प्रजातियों के लार्वा लार के तरल पदार्थ का स्राव करते हैं, जो वयस्क द्वारा लालच से भोजन प्रदान करता है, जैसे सामाजिक कीट, चींटी, दीमक, मधुमक्खी और वास्प। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिजीज। मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, डेंगू फीवर, येलो फीवर, फाइलेरियोसिस, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस। द नंबर ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई आर। तो रोगों को निम्नलिखित सूची देखें। मलेरिया, अमीबिया पेचिस, डेंगू बुखार, पीत ज्वर, फाइलेरिया, हैजा और तपेदिक। मच्छरों और घरेलू मक्खियों से फैलने वाले बीमारियों की संख्या के बारे में बताना है। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जो 4 थे वो मॉस्किटो के द्वारा हुए और जो 3 थे वो हाउस फ्लाई के द्वारा हुए। मच्छर से फैलने वाले रोग हैं, उसमें मलेरिया आता है, डेंगू आता है, पीत ज्वर आता है और फाइलेरिया आता है। वहीं घरेलू मक्खी से फैलने वाले रोग हैं, इसमें अमीबिया पेचिस है, हैजा है और तपेदिक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स वाथेड इन द फ्लूइड फिल्ड कैविटी having other end opening in the gut are excretory organ of। एक तरल पदार्थ में भरी गुहा में डूबे हुए अंधे अंत वाली नलिकाएं जिसका दूसरा सिरा आंत में खुलता है, किसके उत्सर्जक अंग हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट। मालपिगियन नलिकाएं एक तरल पदार्थ से भरी गुहा में डूबे हुए ब्लाइंड एंडिंग वाली नलिकाएं हैं जिसका दूसरा सिरा आंत में खुलता है। एक कीटों का उत्सर्जक अंग है जो नाइट्रोजन युक्त उत्पादों उपापचयों के अन्य अवशेषों का उत्सर्जन करती है। ये हीमोलिम्फ में स्वतंत्र रूप से तैरती है। ये नलिकाएं मानव गुर्दे की तरह ही कार्य करती हैं और विकास के दौरान समान सिद्धांतों को साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज। तो रेशम कीट की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। रेशम की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। रेशम में 2 प्रोटीन फाइब्रोइन और सेरेसिन होता है। रेशम प्यूपा की लार ग्रंथि से उत्पन्न होता है।
फाइब्रोइन रेशम का संरचनात्मक केंद्र होता है और सेरेनिन इसके चारों ओर चिपचिपा पदार्थ होता है। रेशम में फाइब्रोइन 75% होता है। अब फाइब्रोइन की राख 0.5%, सेरेनिन 22.5%, वसा और मोम 1.5% और खनिज नमक 0.5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज ए कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। तो निम्नलिखित में से किस कीट का सर्वदेशीय वितरण है? तो इसका आंसर है मस्का, यानी जो घरेलू मक्खी है इसका वितरण सर्वदेशीय है। मस्का डोमेस्टिका, जिसे घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई कहा जाता है, इसका जो वितरण है सर्वदेशीय रहता है। मस्का डोमेस्टिका मस्कडी कुल का गढ़ डायप्टेरा एक सामान्य कीट है। घरेलू मक्खी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है क्योंकि उनकी भूमिका अवशिष्ट डिकम्पोजर के रूप में और टाइफाइड, तपेदिक सहित 100 से अधिक मानव रोगों के वाहक के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म। तो रेशम के कीड़ों से रेशम का धागा प्राप्त होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोकून। रेशम का धागा रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट यानी बोम्बिक्स मोराई एक लेपिडोप्टेरन जिसका कैटरपिलर रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए इसके आंसर को यहाँ पर देख लेते हैं। रेशम कीट रेशम का उत्पादन करता है, लाख कीट लाख का उत्पादन करता है और चींटी फार्मिक अम्ल का उत्पादन करता है। वहीं ब्लिस्टर बीटल जो होता है कैथरीडीन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्माइट डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ। तो दीमक सेलुलोज को किसकी मदद से पचाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइकोनिम्फा के द्वारा। ट्राइकोनिम्फा फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है जो दीमक की आंत में रहता है। दीमक में ट्राइकोनिम्फा की सहायता से सेलुलोज का पाचन होता है। दोनों सहजीवी संबंध में रहते हैं और दोनों सहभागिता के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर द डिसिफ्रिंग द लैंग्वेज ऑफ बी वाज अवार्डेड टू। तो मधुमक्खियों की भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा केबी फ्रिश। श्रमिक मधुमक्खी वैगल नृत्य के माध्यम से खाद्य स्रोत के स्थान के लिए जानकारी का संचार करती है, जिसे जीव विज्ञानी कार्ल वॉन फ्रिच द्वारा मधुमक्खियों की भाषा कहा जाता है। जर्मनी के कार्ल वॉन फ्रिच को 1973 में मधुमक्खियों में व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार पैटर्न की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वर्म इज रियर्ड ऑन अर्जुना, यानी टर्मिनेलिया अर्जुना ट्री। तो निम्नलिखित में कौन सा रेशम का कीड़ा अर्जुन यानी टर्मिनेलिया अर्जुन वृक्ष पर पाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथीरिया माइलिटा। एंथीरिया माइलिटा को अर्जुन के पेड़ पर पाला जाता है। एंथीरिया आसमा को माचिलस पौधे पर पाला जाता है। एंथीरिया परनी को अंजीर के पौधे पर पाला जाता है। पेब्रिन इज तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए काइंड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ सिल्कवर्म कॉल्ड बाय फंजाई। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
पेब्राइन कीट की पेब्राइन रेशम के कीड़ों का रोग है। ये रोग नोसेमा बोम्बाइसिस कवक के कारण होता है। पेब्राइन एक माइक्रोस्पोरिडियन प्रोटोजोआन द्वारा उत्पादित रेशम कीट और अन्य कैटरपिलर की एक संक्रामक बीमारी है। नोसेमा बोम्बाइसिस संक्रमण के कारण होने वाले लक्षण जैसे कि लार्वा पर काले धब्बे सबसे पहले जीन लुइस आर्मर डी क्वार्टीफेजेज द्वारा देखा गया था। One of the following hormones disappeared at the time of insect metamorphosis। तो कीट कायांतरण के समय निम्नलिखित में से एक हार्मोन गायब हो जाता है। तो इसका आंसर है जुवेलिन हार्मोन। कार्पोरा एलेटा द्वारा स्थापित किशोर हार्मोन ये कीट में कायांतरण को नियंत्रित करता है। अपरिपक्व कीड़ों यानी इमेच्योर इंसेक्ट में किशोर हार्मोन जुवेनाइल हार्मोन की मुख्य भूमिका उन जीनों को रोकना है जो वयस्क विशेषताओं के विकास को बढ़ावा देते हैं, जिससे कीट लार्वा के रूप में बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक इंसेक्ट। लाख कीट हेमिप्टेरा गण से संबंधित है, जबकि रेशम कीट गन्ना वेदक यानी शुगर कैन बोरर और चने की फली वेदक यानी ग्राम पॉड बोरर लेपिडोप्टेरा गण यानी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेकन इन द बिकमिंग एडल्ट बाई क्वीन वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका रिस्पेक्टिवली। एपिस इंडिका की रानी श्रमिक ड्रोन द्वारा वयस्क होने में लिया गया समय क्रमशः है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16, 21, 24 डेज। एपिस इंडिका की रानी श्रमिक और ड्रोन द्वारा वयस्क होने में लिया गया समय क्रमशः 16 दिन में रानी बनती है, 21 दिन में श्रमिक बनते हैं और 24 दिन में ड्रोन बनते हैं। रानी मक्खी एक जननक्षम कार्यात्मक मादा है, जबकि श्रमिक मक्खी एक बांझ मादा है और ड्रोन एक नर कीट है। निषेचित अंडे से रानी श्रमिक विकसित होते हैं, जबकि ड्रोन अनिषेचित अंडे से विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ विच इज यूजफुल इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ सिल्क एज। तो रेशम कीट के जीवन चक्र की वह अवस्था जो रेशम की खरीद में उपयोग होती है। इसका आंसर है प्यूपा। रेशम कीट के जीवन चक्र की वह अवस्था जो रेशम कीट की खरीद में उपयोगी होती है वह प्यूपा है। रेशम प्यूपा की लार ग्रंथि का स्राव है। प्यूपा अवस्था में रेशम के कीड़ों द्वारा खुद को पकड़ने के लिए एक जाले को बनाता है जो प्रोटीन के होते हैं और यही रेशमी रेशे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंडल वैक्स। मधुमक्खी के मोम यानी बी वैक्स का उपयोग मोमबत्ती, शौचालय के सामान जैसे टॉयलेट गुड्स, चमकाने यानी पॉलिशेस, बिजली के सामान, कार्बन पेपर और कॉस्मेटिक बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस पेयर्स इन इंडिया। तो निम्नलिखित भारत में कौन सी मोती पैदा करता है। इसका आंसर है पिंक टाडा वल्गेरिस।
पिंकटाडा वल्गैरिस से सबसे गुणवत्ता वाले मोती प्राप्त किए जाते हैं। भारतीय पर्ल ऑयस्टर पिंकटाडा वल्गैरिस है। जब कोई बाहरी कण मेंटल के संपर्क में आता है तो इसे एक सैक बनाकर घेर लेता है। इसके चारों ओर एपिथेलियम द्वारा अनेक संकेंद्रित यानी कंसेंट्रिक परतों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप मोती का निर्माण होता है। पीएल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज तो मोती उत्पादन करने वाली भारतीय प्रजाति है। इसका आंसर पिंकटाडा वल्गैरिस। पिंकटाडा वल्गैरिस को सामान्यतः पर्ल ऑयस्टर यानी पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। ये भारतीय पर्ल ऑयस्टर है जिससे उच्च कोटि के मोती प्राप्त होते हैं। यद्यपि अनेक प्रकार के द्विकपाटीय मोलस्क में उचित परिस्थितियों की दशा में मोती उत्पन्न करने की क्षमता होती है, किंतु उच्च कोटि के मोती वर्ग बाइवल्विया यानी क्लास बाइवल्विया कुल टेरिडी फैमिली के जीनस पिंकटाडा से प्राप्त होता है। इसी जीनस के कुछ जातियां जैसे कि पिंकटाडा वल्गैरिस, पिंकटाडा चैमनिजी, पिंकटाडा मार्गरेटिफेरा, पिंकटाडा एनोमियोडाइस भारत के तट के साथ साथ विशेषकर कच्छ की खाड़ी, पाक एवं मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। कुछ अन्य समुद्री एवं स्वच्छ जलीय मोलस्कों में भी मोती प्राप्त होते हैं, जैसे क्लैम, ऑयस्टर आदि। अगला क्वेश्चन है पीएल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिंकटाडा वल्गैरिस। अगला क्वेश्चन है द फिश यूज फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंबूसिया। मलेरिया के नियंत्रण के लिए गंबूसिया मछली प्रयोग में आती है। ये मछली मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफिलीज या अन्य मच्छर की प्रजातियों के लार्वा को खा जाता है, जिससे मच्छरों की संख्या नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एपीकल्चर तो एपीकल्चर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्चर ऑफ हनी बी। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन द्वारा शहद प्राप्त करना, लाख कल्चर लाख कीट पालन द्वारा लाख प्राप्त करना, एक्वाकल्चर जलीय जंतु को पालना, प्रॉन कल्चर झींगा मछली पालना। अगला क्वेश्चन है पीएल आर प्रोड्यूस इन एन ऑयस्टर अराउंड द तो ऑयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सम एक्सटर्नल पार्टिकल बिकम एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ ऑयस्टर तो किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ऑयस्टर की त्वचा में धंसती है। ऑयस्टर में मोती ऑयस्टर की त्वचा में धंसी हुई किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर बनती है। मोती का निर्माण एक विचित्र संयोग है जो बाह्य परजीवी रेत के कणों या बाह्य जीवों के द्वारा ऑयस्टर के मेंटल से चिपकने पर एक रक्षात्मक क्रिया के फलस्वरूप विकसित होता है। किसी बाह्य जीव या पदार्थ के प्रवेश करने पर मेंटल एपिथेलियम तुरंत ही इसको एक कोश के रूप में बंद कर देती है और इसके चारों ओर सुरक्षात्मक मुक्ताभ की सुकेंद्रीय स्तर साबित करने लगती है। मुक्ताभ के स्तरों के लगातार निक्षेपित होने से अंत में मोती का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड इज कैलकुलेटेड एज तो इसका आंसर है ऑप्शन बी LD50। कीटनाशी की विषालुता की गणना LD50 के रूप में की जाती है। LD50 लीथल डोज L मतलब लीथल, D मतलब डोज 50% या मीडियन लीथल डोज का संक्षिप्त नाम है। ये पदार्थ की आवश्यकता यानी समानता शरीर के वजन के अनुसार
की राशि परीक्षण आबादी का 50% मार सकता है। अगला क्वेश्चन है साइटोफिलस ओराइजी इज कॉमनली कॉल्ड। तो साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः कहा जाता है, इसका आंसर है राइस बीटल। साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः चावल बीटल कहते हैं। साइटोफिलस ओराइजी अनाज व अनाज उत्पादों पर एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में विकसित करने के लिए सक्षम है। हालांकि दो प्रजातियां साइटोफिलस जीमैज और साइटोफिलस ओराइजी गेहूं और मक्का अनाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉ लेक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्विंग ऑफ होस्ट प्लांट इज कॉल्ड। तो पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सिलेक। पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को सिलेक कहते हैं। सिलेक को पेड़ों की छाल से निकाला जाता है, जहां मादा लाख बग, जिसे लैसिफर लक्का के नाम से भी जाना जाता है, के स्राव से प्राप्त होता है। सिलेक की उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योग में टेबलेट कोटिंग के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लैक इज प्रोड्यूस्ड। तो लाख उत्पन्न होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर बाय द फीमेल इंसेक्ट देन बाय द मेल इंसेक्ट, यानी मोर बाय फीमेल इंसेक्ट देन बाय मेल इंसेक्ट। तो ज़्यादातर फीमेल इंसेक्ट उत्पन्न करती है, उससे कम मेल। लाख मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम उत्पन्न होता है। लघु जीवन काल के कारण नर लाख का स्राव में प्रमुख भाग नहीं लेते, लेकिन मादा अपने पूरे जीवन काल में लाख का स्राव करती है और इसका जीवन काल नर की तुलना में ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड। तो सिल्क ग्रंथि होते हैं, किसकी रूपांतरण होती है? तो सैलिवरी ग्लैंड की रूपांतरण होती है। रेशम ग्रंथियां रूपांतरित लार ग्रंथियां होती हैं। रेशम पतंगा यानी पोम्बेक्स मोराई निषेचन के फलस्वरूप शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडों का अंडारोपण कर देती हैं। प्रत्येक अंडे से 10 दिन पश्चात एक छोटा कैटरपिलर लार्वा निकलता है, जो अपने चारों तरफ लार ग्रंथियों द्वारा एक पदार्थ स्थापित करता है, जो एक धागे का खोल स्वरूप आकृति बना लेता है, जिसे कोया या कोकून कहते हैं, तथा वायु के संपर्क में आते ही यही धागा सूखकर रेशमी धागा बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैलिवरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं द स्पिनरेट ऑफ स्पाइडर विच सीक्रेट सिल्कन थ्रेड फॉर मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड। तो मकड़ी की तंतु ग्रंथियां जो जालों को बुनने हेतु रेशमी धागों का श्रावण करती हैं स्थित होते हैं। इसका आंसर है एंटेरियर ऑफ द एनस, एनस के या गुदा के अग्रभाग में। मकड़ी के 4 जोड़ी पैर होने के कारण यह कीट वर्ग में नहीं आती। श्वसन के लिए इसमें चुस्त फेफड़े पाए जाते हैं। उत्सर्जन के फलस्वरूप ये जल की हानि को रोकने के लिए ग्वानिन उत्सर्जित करती है। धागों को बुनने के लिए इसमें गुदा के अग्रभाग में एंटेरियर ऑफ एनस यानी तंतु ग्रंथि पाई जाती है, जिसे इन्हें जाले बुनने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम एंथेरी असमा इज ऑब्टेन्ड। एंथेरिया असमा से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगा सिल्क।
रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम में प्रोटीन पाया जाता है। बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट यानी शहतूत। एंथेरिया अस्यो ऑस्मेसिस मूंगा रेशम जो चीन और भारत में पाया जाता है। वही एंथेरिया माइलिटा ये टसर रेशम उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरोमोन्स इन सिल्क मॉथ सर्व एज स्टिमुलेटर ऑफ द रेशम के कीट में फेरोमोन्स प्रेरित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्सुअल बिहेवियर। सभी प्रकार के कीट एक रसायन का स्रावन करते हैं जिसे फेरोमोन कहते हैं। ये फेरोमोन मादा कीट साबित करते हैं जो वातावरण में वायु में फैल जाता है और नर कीट उसकी सहायता से मादा कीट के पास आ जाते हैं तथा निषेचन करते हैं। इसलिए इन्हें लिंग फेरोमोन यानी सेक्स फेरोमोन भी कहते हैं जो लैंगिक व्यवहार यानी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्कर हनी बी परफॉर्म द फॉलोइंग टाइप ऑफ डांस बिफोर द फॉलो वी इन ए हाइव व्हेन द नेक्टर इज अबाउट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द हाइव। तो श्रमिक मधुमक्खी निम्न प्रकार का नृत्य अपने साथियों यानी जो छत्ते में होती हैं के सामने करती हैं जो मकरंद छत्ते से 100 मीटर दूर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा वैंगल डांस यानी बैलन नृत्य। श्रमिक मधुमक्खी मकरंद की सूचना अपने साथियों को नृत्य के माध्यम से बताती हैं। वर्तुल नृत्य यानी राउंड डांस जब मकरंद 75 मीटर से कम दूरी पर हो। वैगल डांस यानी टेल वैगलिंग डांस जब मकरंद 75 मीटर से अधिक दूरी पर हो। इसके साथ ही वह सूर्य से दिशा भी बताती है। मधुमक्खी में नृत्य की खोज कार्ल वॉन फ्रिच ने 1973 में किया था। अगला है विच पेयर इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये गलत है क्यों पीसी कल्चर से मछली का उत्पादन किया जाता है ना कि पीएल्स का। एपी कल्चर है हनी का उत्पादन करते हैं। सेरी कल्चर से सिल्क का उत्पादन करते हैं। बर्मी कल्चर से अर्थपाम का उत्पादन करते हैं। सही है। पीसी कल्चर पर्ल ऑयस्टर से संबंधित नहीं बल्कि मछली पालन से संबंधित होता है। पर्ल ऑयस्टर या पिंक टाडा एक समुद्री जीव है जो मोती उत्पादन करता है। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। डेंगू बुखार एडिज इजिप्टी के द्वारा होते हैं। हाथी पाँव क्यूलेक्स फैटिगेंस के द्वारा होता है। काला जार फ्लोबोटेमस के द्वारा होता है और वह निद्रा रोग ग्लॉसिना के द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। तो सुमेलित कौन सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेड बग ये सही नहीं है। मतलब आंसर ये सही है लेकिन सुमेलित नहीं है। वही हाउस फ्लाई है। एंथ्रेक्स मॉस्किटो एनसेफेलिटाइसिस एनसेफेलाइटिस और रेड फ्लाई जो रेड पिसू होता है ये क्या है ब्यूबोनिक प्लेग। घरेलू मक्खी एंथ्रेक्स करता है। मच्छर जो होता है एनसेफेलाइटिस और मूसक पिस्सू होता है ब्यूबोनिक प्लेग और गोनोरिया लैंगिक प्रजनन द्वारा फैलने वाला बैक्टीरियल रोग है। जो गोनोरिया होता है वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा बोम्बैक्स मोराई।
रेशम यानी सिल्क बॉम्बेक्स मोराई द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये मलबेरी रेशम होती है। ये कीट बोम्बीसाइडिकुल तथा आर्थ्रोपोडा संघ का है। एंथ्रिया पैफिया या टसर रेशम कीट से टसर रेशम प्राप्त किया जाता है। भाई फिलोसामिया रिशनी या एरी रेशम कीट से एरी रेशम प्राप्त किया जाता है। एंथ्रिया आसमा या मूंगा रेशम कीट से मूंगा रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बी वेनम इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथराइटिस। एथराइटिस रोग में जोड़ों में दर्द होता है। इसके उपचार के लिए मक्षिका विषिक यानी बी वेनम अर्थात मधुमक्खी के विष का उपयोग किया जाता है। माइपिया एक आँख की बीमारी है जिसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज है। इसके उपचार के लिए प्राकृतिक कोनेन का प्रयोग किया जाता है जिसे सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। अगला है कॉलरा। ये विब्रियो कॉलेरी नामक बीजाणु से होता है। इसके उपचार के लिए हैजे का टीका लगाया जाता है। इससे बचने के लिए शुद्ध पानी पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सिल्क इज मेड फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लार्वा सैलिवरी ग्लैंड। तो रेशम का निर्माण लार्वा की लार ग्रंथियों द्वारा होता है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन का बना रेशा होता है। ये प्रोटीन मुक्ता फिब्रोइन होती है। सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्ती पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लैनोलिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो लैनोलिन मोम प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ एनिमल, तो जंतुओं के क्यूटेनियस ग्रंथि से। लैनोलिन मोम यानी वैक्स जंतु के क्यूटेनियस ग्रंथि या सीबेसियस ग्रंथि से प्राप्त किया जाता है। लैनोलिन मोम की कंडीशनिंग गुण इसे शुष्क त्वचा और बालों से निपटने में एक प्रभावी घटक बनाते हैं। ये फटे होंठ और निपल्स के लिए मॉइस्चराइज़र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे के चैप्टर हम अगले वीडियो में लाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।